नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही महानिदेशक कक्षपाल चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट 8। और इससे पहले बताया दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग को छूट गया है तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए और वहाँ से देखिए दोस्तों बता दें कि बिहार पुलिस महानिदेशक का एग्ज़ाम 14 और 17 का है और ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि रोज़ प्रैक्टिस सेट 2 को जरूर लगाते होंगे। और देखिए यहाँ प्रैक्टिस सेट 2 को लगाने से आपका देखिए कि कहाँ आपका गलती हो रहा है, तो वहाँ आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, फालतू का कोई चीज़ नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये काम आप लोग ज़रूर करते होंगे। थोड़ा करंट पर भी ध्यान दीजिए और बस इतना ही कर लीजिएगा तब तक दोस्तों बहुत काफ़ी है। तो चलिए आज हम लोग जीके जेएस मस्ती के प्रैक्टिस सेट 8 को करते हैं। देखिए जगदेव सर के गार्डन में बनाया गया है और देखिए इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट हम लोग 7 कर लिए हैं और आज ये 8 को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी को हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं सेट का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, सिंधु। चलिए हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन 2 को दोस्तों दिया है, बताना है कौन इसमें से सही है। देखिए कथन 1 है कि कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पाकालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। और कथन 2 है कि हड़प्पा नगर में विशाल स्नान घर मिला, बताइए। देखिए दोस्तों ये हड़प्पा नगर में विशाल स्नान घर नहीं है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कथन 1 सही होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है, बताइए। ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 3 कथन दिया है और बताइए इसमें कौन कौन कथन सत्य हैं। देखिए दोस्तों बता दें, देखिए कथन 1 है कि इस काल में राजा का पद आनुवंशिक हो गया था, बिल्कुल सही है। और इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठक थे, ये भी सही है दोस्तों। और इस काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 और 2 तीनों सही है। चलिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने वाला है। सूची 1 में दिया है विभाग और सूची 2 में दिया है संबंधित पद। देखिए ये सैन्य विभाग है दोस्तों, बता दें ये सैन्य विभाग हो जाएगा दीवान अर्ज। और विधि का विभाग ये हो जाएगा दीवान रिसाल। और पत्राचार विभाग दोस्तों हो जाएगा दीवान इंसा। और कृषि विभाग हो जाएगा दीवान अमीर कोही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का मुख्य कारण क्या था, बताइए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। देखिए ये दिया है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। और बी दिया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। और सी में दिया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद गांधी जी ने। तो इसका आंसर दोस्तों बता देते हैं। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था, यही हमको सही लग रहा है। और देख लेते हैं डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी होगा दोस्तों। चलिए अगस्त प्रस्ताव के तहत किसे वीटो जैसा अधिकार मिला था, बताइए। अगस्त प्रस्ताव के तहत किसे वीटो जैसा अधिकार मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्पसंख्यक को। क्रिप्स मिशन 1942 के तहत प्रस्तावित संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते थे, बताइए। क्रिप्स मिशन 1942 के तहत प्रस्तावित संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधि के किस प्रकार चुने जाते थे, बताइए। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत। चलिए मिलान करने वाला है। सोचिए देखिए आंदोलन सत्याग्रह है और इस साइड में है सक्रिय संबंध व्यक्ति, बताइए।
चंपारण, देखिए चंपारण है दोस्तों, बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही है। देखिए चंपारण से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे, ये भी सही है। देखिए ये अहमदाबाद मिल श्रमिक, देखिए अहमदाबाद मिल श्रमिक ये मोरारजी देसाई नहीं होगा दोस्तों, बता दें, यहाँ वल्लभ भाई पटेल होंगे। और खेड़ा, खेड़ा भी वल्लभ भाई पटेल है। तो ये ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन कौन सा है ना, तो बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3। असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए बताया दोस्तों, ये है ना, ये ऑप्शन ए है कि कांग्रेस ने पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई की, तो राइट इस ठीक है दोस्तों, अच्छा है। और देखिए बी है कि एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन को समर्थन किया था, नहीं दोस्तों, इस आंदोलन को एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन नहीं किया था। देखिए विदेशी कपड़ों को होली में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, ये सही है, ये सही है। और आंदोलन के नेता तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। यहाँ बताया दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु जब हुआ तो ये लोग क्या किया कि एक फंड बना दिए कि उस फंड में लोग अपना चंदा अति वसूल करते थे और वो जो अति आंदोलन है उसमें लगाते थे कि मतलब ज़्यादा अति मजबूती रहे। तो ये तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये गलत है। चलिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले दोस्तों बता दें ये इंग्लैंड में हुआ था। दास कैपिटल किसने लिखी थी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी थी 1924 में। खजुराहो मंदिर किस शैली का है, बता दो दोस्तों खजुराहो मंदिर, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए खजुराहो मंदिर ये नागर शैली है। देखिए नागर शैली का मतलब दोस्तों उत्तर भारत में जितना मंदिर आता है वो नागर शैली में आता है, और द्रविड़ शैली में जितना दक्षिण भारत का मंदिर है वो द्रविड़ शैली में आता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। अमरावती कला किससे संबंधित है, बताइए अमरावती कला किससे संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस धर्म से है। तो इसका संबंध दोस्तों बता दें ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध धर्म से। अमरावती कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। चलिए मिलान करने वाला है। सूची 1 में संवैधानिक विषय है और सूची 2 में अनुच्छेद बताना है। देखिए ये कौन अनुच्छेद सही है, बताइए। देखिए वित्त 280 सही है दोस्तों, और संघ लोक सेवा आयोग 315 ये भी सही है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 ये भी सही है। दोस्तों बता दें ये 4। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों ये हो जाएगा 63। ये तीनों चारों ऑप्शन का आंसर दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला है और बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए राष्ट्रपति इसका कार्यकाल 5 साल होता है, और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। तो बता दें इसका राइट आंसर दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए होगा। चलिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। तो ये बता दें दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 123। और वही अगर राज्यपाल को दोस्तों पूछेगा तो राज्यपाल को हो जाएगा 213। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित किस विषय से, बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित विषय। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 80 होगा, मान्यता प्राप्त भाषाएं। चलिए निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बताइए निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 44 होगा दोस्तों। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं कौन कौन कथन, इसमें दोनों में से कौन सा कथन सही है और कौन गलत है, बताइए इसका आंसर। देखिए कथन एक है कि व्यापारिक पौने उष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से विद्युतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है, तो ये सही है दोस्तों। और ये पौने उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
चलिए 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, परतदार है और साधी चट्टान। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। बताइए विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बताइए दोस्तों आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चाइना। चलिए 24 नंबर है मिलान करने वाला। सूची 1 में झील है और सूची 2 में अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? देखिए साला झील। देखिए साला झील दोस्तों बता दें, साला झील दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है, और बड़खल झील हरियाणा में है, और लोटक झील मणिपुर में है, और काली वैली झील और तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? बताइए इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए आप लोग। देखिए हिमाचल प्रदेश में इस साइड में गर्म झरना है, पूछ रहा है कि देखिए हिमाचल प्रदेश में गर्म झरना मणिकर्ण है, और उड़ीसा में है तपता पानी, और महाराष्ट्र में है ब्रजेश्वरी। देखिए गुजरात में ये नारायणी नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताना है। बताइए दोस्तों क्या होगा? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान दोस्तों बता दें, लेह होगा। चलिए भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया? बताइए भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो बता दें पहले ये 5 था दोस्तों, और जो एक था इसको एक को दूसरा में मर्ज कर दिया गया है, तो अब केवल सिर्फ 4 है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है? बताइए मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो इसका आंसर दोस्तों बताइए आप लोग। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात। चलिए करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों करेवा मतलब एक मिट्टी का परत होता है, ठीक है, और वहाँ पर जो थी पौधे का मतलब ज़्यादा उत्पादन होता है, पेड़ पौधों मतलब जैसे सेब हो गया, काजू हो गया, और पिस्ता उस्ता सब दाम सब दोस्तों मतलब फेमस कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केसर। देखिए केसर होगा, ये करेवा ये मिट्टी है ना दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ज़्यादा मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है? बताइए भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसका बताइए आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों बता दें कि ये ऑप्शन नंबर कथन 1 है कि ये साधारण लाल रंग की होती है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए अब कथन 2 दिया है कि ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। नहीं दोस्तों, ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, कथन 2 गलत हो जाएगा। और कथन 3 है दोस्तों कि इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, तो नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए और ऑप्शन कथन 4 है कि इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, यानी बनाई गई है? तो बता दें इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये नदियों द्वारा जलोढ़ है मिट्टी दोस्तों, ये नदियों द्वारा लाई जाती मिट्टी है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते? बताइए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सह्याद्री होगा दोस्तों, सह्याद्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? बताइए मुद्रास्फीति का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रय शक्ति घट जाती है। जीडीपी और राष्ट्रीय आय में मुख्य अंतर बताइए। देखिए जीडीपी और राष्ट्रीय आय में मुख्य अंतर बताना है, तो बताइए दोस्तों आप लोग क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। जीडीपी घरेलू उत्पाद दर्शाता है और राष्ट्रीय आय नागरिक को आय बताता है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा संतुलित आर्थिक विकास, संतुलित आर्थिक विकास। चलिए सतत विकास का अर्थ क्या होता है बताइए, सतत विकास का अर्थ क्या होता है बताइए दोस्तों, सतत विकास का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वर्तमान जरूरत प्लस भविष्य जरूरत। उपभोक्ता व्यवहार किससे संबंधित है बताइए, उपभोक्ता व्यवहार किससे संबंधित है बताइए, उपभोक्ता व्यवहार किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा खरीद निर्णय, खरीद निर्णय। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या बताइए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या है बताइए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या है। तो देखिए ये एक विक्रेता नहीं होगा दोस्तों, गलत है। ये कीमत नहीं तय करता, यह भी गलत है। और सरकारी नियंत्रण, इससे भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कई विक्रेता, इसमें कई विक्रेता होता है। देखिए सरकारी बजट क्या दर्शाता है बताइए, कि सरकारी बजट क्या दर्शाता है बताइए। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आय और व्यय, आय और व्यय को दर्शाता है। चलिए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और उसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा बताइए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और उसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक बताइए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होगा। तो बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए पास्कल का नियम मुख्य रूप से किस पर लागू होता है बताइए, पास्कल का नियम मुख्य रूप से किस पर लागू होता है। तो इसका आंसर दोस्तों बता रहे हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बंद तरल पदार्थ पर, बंद तरल पदार्थ पर। चलिए तापमान बढ़ाने पर द्रव और गैस की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी जैसे हम तापमान बढ़ा देंगे तो द्रव और गैस की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए, बताइए इसका आंसर। देखिए बता दो दोस्तों, इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये दोनों सांद्रता बढ़ती है, दोनों की सांद्रता बढ़ जाती है। चलिए मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला दोस्तों मिलाइए आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। चलिए गामा किरण है दोस्तों, एक खोज है तो दोस्तों मैंने कौन खोज किया था। देखिए गामा किरण का खोज ये हो जाएगा पॉल विलाट, ठीक। और अवरक्त किरण की खोज हो जाएगा हर्शल, और एक्स किरण की खोज होगा दोस्तों रोटेंजन, और दृश्य विकिरण की खोज दोस्तों बता दें, दृश्य विकिरण की खोज दोस्तों हो जाएगा ये न्यूटन, और पराबैंगनी किरणों का दोस्तों बता दें ये हो जाएगा रिटर साहब। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि उसमें, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए क्या बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहते हैं बताइए। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा समस्थानिक। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए बताइए, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। देखिए बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील दोस्तों जिंक होता है, इसके बाद आयरन होता है, और इसके बाद कॉपर होता है, सबसे कम दोस्तों सोना होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल ये सही है दोस्तों, इमली में टर्टेरिक अम्ल यह भी सही है, सिरका में एसेटिक अम्ल यह भी सही है, संतरा में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल नहीं होगा, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है बताइए इसका आंसर दोस्तों आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कैप्रोलेक्टम। चलिए मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय बताइए, मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काय की उपसीमित निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण बताइए। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मधुमेह, जो डायबिटीज मेलिटस। चलिए 51 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अंग
उत्सर्जन में सहायक होते हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन में सहायक होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों बता दें, फेफड़ा भी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है, यकृत भी होता है, त्वचा से पसीना भी निकलता है, पता है वृक्क से ब्लड वगैरह को साफ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी ये उत्सर्जन तंत्र का सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अरेखित पेशियाँ? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी अरेखित पेशियाँ है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अतरंग पेशियाँ। चलिए बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कंकाल पेशियाँ, बताइए कंकाल पेशियाँ है। कंकाल पेशियाँ ये दोस्तों बता दे रहे हैं कि ये कंकाल पेशियाँ है, ये अनैच्छिक नहीं है, ये ऐच्छिक है, तो ये गलत हो जाएगा। और अतरंग पेशियाँ, और अतरंग पेशियाँ दोस्तों, अतरंग पेशियाँ ये ऐच्छिक होता है, ये सही है। और हद पेशियाँ ये ऐच्छिक होता है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है। देखिए कंकाल पेशियाँ अनैच्छिक है, अतरंग पेशियाँ ऐच्छिक है, और हद पेशियाँ ऐच्छिक को बोला जाता है। चलिए निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है? बताइए निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है? तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लैक्टिक अम्लों के जमाव के कारण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी है? बताइए पेशियों के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी अधिकता उत्तरदायी है? बताइए इसका आंसर दोस्तों आप लोग। तो देखिए हीमोग्लोबिन है, माइक्रोग्लोबिन है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, कि ए और बी? तो इसका आंसर दोस्तों बता दें, ऑप्शन नंबर बी होगा, माइग्लोबिन होगा। अस्थि, देखिए अस्थि एवं उपस्थि है। बताइए अस्थि एवं उपस्थि है, सोनेजी ऊतक है, उपकाला ऊतक है, पेशी ऊतक है, कि तंत्रिका ऊतक है? बताइए। तो बताएं दोस्तों, पेशी ऊतक, अस्थि एवं उपस्थि ये सोनेजी ऊतक है, ये हड्डी है दोस्तों, हड्डी से रिलेटेड होता है। देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सा है? बताइए इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है? माउस है, कीबोर्ड है, कि मॉनिटर है, कि स्कैनर है? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो बता दें दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मॉनिटर। देखिए ओजोन छिद्र कहाँ स्थित पाया जाता है? बताइए ओजोन छिद्र कहाँ अधिक पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, अंटार्कटिका में। देखिए ओजोन परत का क्षय के कारण, बताइए ओजोन परत का क्षय के आखिर कारण क्या है? तो ये भी होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से कौन सा स्वयं परागण का उदाहरण? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं परागण का उदाहरण है? बताइए। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गेहूँ। चलिए गांधी, देखिए दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अब किस नाम से जाना जाता है? बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए कामायनी की रचयिता कौन है? बताइए कामायनी की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए 63 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए कथन एक है कि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। और दोस्तों कथन 2 है कि यह सभी ने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। और इसका मुख्य उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 3। चलिए निम्न में से कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं? बताइए निम्न में से कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं? देखिए बता दें, ये पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह भी है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यह भी है। और देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह राष्ट्रीय लेवल का है, यानी हम लोग अपने देश में मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए निम्न में से कौन सा खेल ओलंपिक का हिस्सा नहीं? बताइए निम्न में से कौन सा खेल ओलंपिक का हिस्सा नहीं है? तो देखिए तैराकी है दोस्तों, जिम्नास्टिक भी है, एथलेटिक भी है, और ये क्रिकेट अभी नहीं है दोस्तों, आगे भविष्य में कार्य हो जाए तो हो जाए। चलिए 64 नंबर देखते हैं, अवाहिबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? बताइए दोस्तों, ये पटना होगा। चलिए बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की फांसी कब दी गई? बताइए दोस्तों, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 11 अगस्त 1908 को। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बता दें ऑप्शन नंबर सी होगा गोपालगंज का दोस्तों लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पूछ दे दोस्तों किस जिला में, तो वो हो जाएगा कैमूर। ना दोस्तों कैमूर नहीं, मुंगेर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा? बताइए कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। देखिए बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 6ठा स्थान पर। चलिए किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से? बताइए दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर में है कि नचारी नहीं दोस्तों, जोगी घोड़ा नहीं, झिझिया नहीं, इन उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यही होगा दोस्तों। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण लॉन्च किया। बताइए कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण लॉन्च किया। उस बीटा संस्करण का नाम बताना है दोस्तों आप लोगों को। बताइए इसका आंसर आप लोग। तो बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आदि बाड़ी। चलिए निम्नलिखित में से किस देश ने ओपेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया? बताइए कौन सा देश है जो ओपेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर बताइए। तो बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इजराइल। चलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? बताइए केंद्रीय शिक्षा मंत्री किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? कहाँ किया दोस्तों? बताइए दोहा, अबू धाबी, दुबई कि मस्कट? बताइए इसका आंसर। तो बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अबू धाबी। हाल ही में पवास ज्वालामुखी फटा है, यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? बताइए यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कोस्टा रिका। चलिए निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला? बताइए निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला? तो बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर कुमार मंगलम बिड़ला ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला? बताइए कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बता दें दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जापान। चलिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई के अवसर पर नए आयकर शुभंकर डैश का अनावरण किया। बताइए केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई के अवसर पर एक नए आयकर शुभंकर का अनावरण किया। उसका नाम क्या है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मधुकर। चलिए मिलान करने वाला है दोस्तों, और मिलान करने वाला, तब बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए हम दोस्तों बता दे रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन के? बताइए कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बताइए दोस्तों कौन सा राज्य है? तो बता दें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र। चलिए किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? बताइए किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगी सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, और यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया है। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाइए, जरूर बनाइए दोस्तों, छोड़िएगा मत दोस्तों, छोड़िएगा दिक्कत होगा आपको। एग्जाम में मैथ और रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग हम इसका आंसर बता दे रहे हैं।